देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। बिहार की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन। बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सूबे को 20 साल बाद नया सीएम मिलने जा रहा है। बतौर बिहार के सीएम आज नीतीश कुमार की शानदार पारी का अंत होगा और बीजेपी की बनेगी पटना की नई सम्राट। बड़ी खबर है कि आज दोपहर को बिहार के नए सीएम का ऐलान होगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी के अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी बिहार सरकार में बड़ा रोल प्ले करेंगे। निशांत कुमार को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बिहार की नई सम्राट सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, इस पर भी आज शाम फैसला होगा। नीतीश कुमार ने थोड़ी ही देर पहले कैबिनेट की बैठक की और इस मीटिंग में नीतीश ने इस्तीफे का ऐलान किया और अपने मंत्रियों को फैसले की जानकारी दी। कैबिनेट में नीतीश ने कहा कि मैं अब जा रहा हूं, लेकिन नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार ने 5 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान बहुत भावुक नजर आए। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में होगा। सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगना तय है, उनका सीएम बनना तय है। सम्राट चौधरी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सुबह 11 बजे नए सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बिहार को नया सीएम मिलने जा रहा है। नीतीश युग का अंत होने जा रहा है और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, इसकी भी खबर सामने आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भावुक होकर कई बड़ी बातें कही हैं, उन पर भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वही हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, बहुत भावुक बातें कही नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और क्या क्या उन्होंने अपने संबोधन में कहा और किस तरीके का माहौल उस वक्त उस विधायक दल की बैठक में था, माफ कीजिएगा, कैबिनेट बैठक में था? देखिए, आखिरी कैबिनेट बैठक थी और जाहिर है नीतीश कुमार ने जो संबोधन दिया, करीब 5 मिनट का संबोधन था और इस दौरान काफ़ी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझसे जहाँ तक संभव हो सका, जो कुछ भी संभव था मैंने किया। 2005 में मैं यहाँ पर बिहार में मैंने सरकार बनाई थी और उसके बाद से बिहार के लिए जितना संभव हुआ हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब मैं जा रहा हूँ। हालांकि जो नई सरकार होगी, जो नई कैबिनेट होगी, उसको मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इसके बाद फिर विजय चौधरी जो कि जेडीयू के सीनियर मंत्री हैं और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन दोनों ने अपने संबोधन में 20 साल तक जो लगभग नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, उस दौरान कैसे बिहार की तस्वीर बदली, पहले क्या हालात थे, पहले से कितना बदलाव आया, किस तरीके से सरकार ने ये सारी कोशिश की, इन सारी बातों को रखा। और एक तरह से नीतीश कुमार को एक धन्यवाद ज्ञापन जिसे आप कह सकते हैं कि इस तरह से उसमें बातों को रखा गया। और उसके बाद फिर फोटो सेशन हुआ वहाँ नीतीश कुमार का। चूँकि ये आखिरी कैबिनेट था, सभी मंत्री भी काफ़ी भावुक थे, सबों ने तस्वीर खिंचवाई। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार अपने आवास, जो एक अन्य मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, वहाँ वो पहुँच चुके हैं। अब जाहिर है अब आगे की जो घटनाक्रम है उसका इंतज़ार है। जब 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद फिर 4 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। जेडीयू की अलग से कोई बैठक अभी नहीं हो रही है और शाम 5 बजे माना जा रहा है कि सरकार बनाने का दावा जो है नए नेता की तरफ से किया जाएगा और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये पूरा कार्यक्रम है और आज और कल का अब धीरे धीरे तमाम चीजें जो है वो सामने आती जा रही हैं, स्पष्ट हो चुकी है। जी देवेंद्र, पहले लगातार अटकलें चल रही थी कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे, लेकिन अब लगभग कंफर्म लग रहा है और 3 बजे जब बैठक होगी तो उसमें मोहर भी लग जाएगी। लेकिन निशांत कुमार को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, और भी कई नाम चल रहे थे। तो क्या इस वक्त पूरी सिचुएशन है डिप्टी सीएम को लेकर भी, और सम्राट युग की शुरुआत अब बिहार में होने वाली? जी हाँ, बिल्कुल, ये टॉप सोर्सेस से जानकारी मिल रही है और शनिवार सुबह ही इंडिया टीवी ने इस बात को रिपोर्ट भी किया था कि सम्राट चौधरी लगभग तय हो चुके हैं। सिर्फ विधायक दल की औपचारिकता बाकी है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा, वही आज होगा। और दूसरी चीज़ की टॉप सोर्सेज ने यह भी जानकारी दी है कि जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के उप मुख्यमंत्री निशांत जो कि नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, उनको बनाया जाएगा। सोर्सेज का ये भी कहना है कि वैसे तो अंतिम फैसला आज शाम में होगा, लेकिन
ज़्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि पूरे सरकार का गठन अभी ना किया जाए, वो बाद में हो और सिर्फ ये 2 लोग शपथ लें। लेकिन इसके बाबत अंतिम फैसला आज शाम तक बताया जाएगा। सोर्सेस की ये जानकारी है कि क्योंकि उसमें एक मंतव्य ये है, लेकिन अभी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है और शाम तक ये तय हो जाएगा कि क्या पूरी की पूरी सरकार कल नई सरकार जो है वो शपथ लेगी या सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। लेकिन ये 2 नाम तय हैं, उसके अलावा और कोई लेगा या नहीं लेगा, इसके लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। गोनिका। देवेंद्र, सम्राट चौधरी क्यों? क्या कोई और चेहरा नहीं हो सकता? जातिगत समीकरण को साधने के लिए भी क्या सम्राट चौधरी के नाम को चुना गया? तो सम्राट चौधरी 2018 में जब से बीजेपी में आया, उसके बाद जिस प्रकार से उनके कद को बढ़ाया गया, आप सोचें कि दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति उस राज्य में जहां पर बीजेपी के पास ऑलरेडी अपनी एक बड़ी लीडरशिप थी, वहां पर उनको अगले 4 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद जब सरकार बनी तो वहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया और इस बार भी जब सरकार बनी और होम मिनिस्ट्री लिया गया जेडीयू से, नीतीश कुमार से, तो उस कंडीशन में सम्राट चौधरी को ही होम मिनिस्ट्री का प्रोफाइल भी दिया गया। तो समझा जा सकता था कि बीजेपी लगातार उन्हें इन्वेस्ट इस लिहाज से कर रही थी कि बीजेपी के पास वैसा कोई भी लीडर नहीं था जिस कम्युनिटी से सम्राट चौधरी आते हैं, और उसमें ओबीसी का एक बड़ा चेहरा मानकर पार्टी उनमें लगातार इन्वेस्ट कर रही थी। हालांकि जब विचार प्रक्रिया चल रही थी, विचार मंथन जब चल रहा था लीडरशिप को लेके, तो बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं की ये राय जरूर थी कि क्योंकि ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन उस राय, उस तर्क में दम इस लिहाज से नहीं था कि जब सम्राट चौधरी दूसरी पार्टी से आए और पार्टी संगठन की कमान, जो कि बड़ी चीज़ होती है, संगठन की कमान जब उनको दी जा चुकी है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है, तो अब इस तर्क का कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकली एक तो ये फायदेमंद फैसला था और सम्राट चौधरी ने अपने नेताओं को, यानी कि बीजेपी के दूसरे जो बड़े नेता हैं, उनको बहुत आसानी से साधा। अगर अब वोटिंग करा ली जाए तो अधिकांश नेता उनके पक्ष में ही बात करते नजर आ रहे थे। उससे ये समझ में आ रहा था कि सम्राट चौधरी ने किस राजनीतिक कुशलता के साथ बीजेपी के अलग अलग जो फैक्शन हो सकते थे उनको सबको साधा। दूसरी चीज की नीतीश कुमार के साथ उनकी अदावत कुछ सालों तक चली बहुत ज़्यादा, जब वो ये कहते थे कि पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे। बाद में उन्होंने उसको चेंज किया और पार्टी के दबाव में ही वो चेंज हुआ, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी हो गए नीतीश कुमार। उस कंडीशन में उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छे तरीके से साधा और एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के अंदर ये भरोसा जता दिया कि जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार के फर्स्ट चॉइस सम्राट चौधरी ही होंगे। तो ओवरऑल एक स्ट्रेटजी के तहत आप कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और सम्राट चौधरी ने उसको डिलीवर किया, जिसका परिणाम आज शाम में जब औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा तो उनको भी मिल जाएगा। नीतीश, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में मंत्री जो है वो शपथ लेंगे या नहीं, ये आज शाम को तय होगा। लेकिन क्या बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है? कोटा जो जेडीयू और बीजेपी का है, क्या उसमें भी किसी तरीके का बदलाव देखा जा सकता है? नीतीश जी हाँ, देखिए जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार जो जेडीयू के पुराने चेहरे थे, बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, उनमें से अधिकांश चेहरों को रिपीट किया जाएगा। लेकिन क्या ये कल ही होगा या सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम अभी शपथ लेंगे, इसको लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पहले प्रधानमंत्री के आने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, तो ये भी संभव है कि अब मंत्रियों का शपथ ग्रहण जो है वो उसमें आगे बढ़े। तो बिल्कुल नीतीश, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि फेरबदल हो भी सकता है, आगे कुछ चेहरों को रिपीट भी किया जा सकता है। देवेंद्र, लेकिन जैसे नीतीश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शायद नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या मंत्रियों को लेकर किसी तरीके की कोई खींचतान तो नहीं है? क्या दोनों पार्टीज यानी कि बीजेपी और जेडीयू एग्री हो जाएंगी कि कौन कौन सा मंत्रालय किस किस को दिया जाना है, कौन कौन से मंत्री रिपीट होंगे और कौन कौन से नए चेहरे ऐड होंगे? देखिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या इस लिहाज से नहीं होगी कि ऑलरेडी ये गठबंधन की सरकार है, कोई नया गठबंधन नहीं हो रहा है और एक ऑलरेडी फॉर्मूला बना हुआ है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला जब बीजेपी यंगर ब्रदर की भूमिका में थी और जेडीयू एल्डर ब्रदर की भूमिका में थी, तो जो फॉर्मूला था, अब जब बीजेपी एल्डर ब्रदर की भूमिका में जा रही है और जेडीयू यंगर ब्रदर की भूमिका में रहेगी, तो वो फॉर्मूला लगभग कमोबेश उसी तरह का रहेगा। तो उस लिहाज से वो कोई बहुत समस्या वाली चीज़ नहीं। दूसरी तरफ बड़े नेताओं, बीजेपी के बड़े नेताओं, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, इन नेताओं का ऑलरेडी काफ़ी कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम, रैलियाँ लगी हुई हैं और हम सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है। तो उस कंडीशन में वो चीज़ भी एक देखा जा रहा था कि क्या अभी उनके पास ये समय है। तो ये सारी चीज़ें अभी शाम तक ही तय हो पाएंगी। प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
कितने मंत्री शपथ लेंगे, सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, या संख्या ज़्यादा होगी तो क्या फॉर्मूला होगा, ये सारी चीज़ें गोयनका मतलब ये कह सकते हैं कि शाम तक हम लोग डिटेल रिपोर्ट दे पाएंगे। अभी फिलहाल क्योंकि वो बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो उसमें अलग अलग राय है। ज़्यादा डोमिनेंट राय ये है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाए, बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार आगे हो। नीतीश, अब जेडीयू का आगे क्या होगा? क्या निशांत कुमार मुख्य भूमिका में आने वाले हैं? डिप्टी सीएम को लेकर तो कहा ही जा रहा है कि वही डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी, जब हम पहले बात कर रहे थे आप कह रहे थे श्रवण कुमार का भी नाम चल रहा है और भी कई चेहरों का नाम चल रहा है, लेकिन अब लगभग क्या कंफर्म लगा है कि निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? और क्या जेडीयू में भी अब अहम भूमिका उनकी होने वाली है? नीतीश कुमार से अब कहे बड़ा कद निशांत कुमार का देखने को मिल सकता है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि निशांत ही अब पार्टी का चेहरा होंगे, जेडीयू का चेहरा होंगे और उनको कमान दी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वो विधायकों से बातचीत कर रहे थे, जेडीयू के सभी विधायकों से उन्होंने बातचीत की है और हर दिन लगभग 8 से 10 विधायकों से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात की है। उनको बुलाया गया है, विधायकों को उनकी राय ली गई है और उसमें से अधिकांश विधायकों ने उनको ये कहा है कि आपको सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, यानी डिप्टी सीएम की कमान लेनी चाहिए। लेकिन निशांत तय नहीं कर पा रहे थे और कल तक जो स्थिति थी उसमें वो तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि हमें सीधे सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पहले संगठन में काम करना है, बिहार के अलग अलग जिलों में जाना है। और इसकी एक वजह यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले जब नई सरकार बनी थी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जिस तरह से सीधे बिना किसी सदन का सदस्य रहे मंत्री बने थे, तो उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। निशांत और उनके कुछ सलाहकारों को ऐसा लगता है कि कहीं उनकी छवि भी उस तरह की ना बने, तो इसलिए कुछ समय बाद वो अपना जो सरकार का हिस्सा है वो दायित्व निभाएं। लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है कि उनको मनाने की कोशिशें की गई है, ये बताया गया है कि यदि पार्टी को एकजुट रखना है तो आपको आगे आना होगा, ये जिम्मेदारी अभी निभानी होगी। और इसलिए जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि निशांत इसके लिए तैयार कर लिए गए हैं, उनको मना लिया गया है। संजय झा और ललन सिंह, ये 2 नाम हैं जिनकी वो बात काफी गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं और कहा गया है कि इन्हीं दोनों नेताओं को इस जिम्मेदारी दी गई और इन्हीं दोनों नेताओं ने उसको इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि निशांत अभी ही सरकार का हिस्सा बने, बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। और जाहिर है जेडीयू के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि निशांत के नहीं आने से पार्टी की एकजुटता को लेकर, सर्वसम्मति को लेकर ये खतरा था और यही कारण है कि निशांत अब आगे आ रहे हैं। तो अगर निशांत कुमार नहीं आते तो पार्टी बिखर भी सकती थी, ये भी लगातार डर बना हुआ था कार्यकर्ताओं में। और लेकिन अब निशांत कुमार तैयार हो गए हैं, तो अब कल 11 बजे जब शपथ ग्रहण होगा तब देखना होगा कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं या फिर मंत्रिमंडल के मंत्री भी शपथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात यूपी के नोएडा में सैलरी पर छिड़े घमासान की। नोएडा के सेक्टर 121 और आसपास के इलाकों में आज भी हिंसा हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और बसों में तोड़फोड़ भी की। अब यूपी सरकार हिंसा के बाद एक्शन में आ गई। नोएडा उपद्रव पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उपद्रवियों को चिन्हित कर उनसे वसूली की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान का हर्जाना उनसे ही वसूला जाएगा। नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर आज भी उपद्रव हो रहा है। नोएडा के सेक्टर 121 में भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, बसों में तोड़फोड़ की। नोएडा पुलिस अब उपद्रवियों को घरों से उठा रही है। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नोएडा के सेक्टर 121 में हुए उपद्रव के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। नोएडा पुलिस ने उपद्रवियों को घरों से निकालकर अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, इसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी कुमार सोनू की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सेक्टर 121 नोएडा में मौजूद है। यहाँ पर आप देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए लगातार पुलिस जो है इस वक्त सड़कों पर है। इससे यहाँ पर ठीक अब से कुछ देर पहले जो है पत्थरबाजी हुई थी पुलिस बल के ऊपर। जो महिला पुलिसकर्मियों की गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई थी। अब पुलिस जो है तमाम उपद्रवियों को पकड़ने के लिए एक्शन मोड में है। तस्वीरें आपको हम दिखा दें, अंदर की घर के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी को भी जो है बाहर खड़े होने की इजाजत नहीं है। और आप देखें किस तरीके से जो है पुलिस जो है इस वक्त एक्शन मोड में है और लगातार पुलिस बल पे जो पत्थरबाजी हुई उसको अब उसके बाद जो है पुलिस अब जो उपद्रवी हैं उन्हें पकड़कर जो है लेकर जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 121 नोएडा की तस्वीरें हैं और पुलिस
जो है वो एक्शन मोड में है। और आपको तस्वीरें दिखा दें, इधर भी कहीं भी किसी को भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की परमिशन नहीं है। आप तस्वीरें देखें, इधर की तरफ भी तमाम जो एंटी रॉयड गियर है वो पहनकर पुलिस जो है इस वक्त काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रखा जा सके। जो उपद्रवी हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है पकड़ा जा रहा है ताकि उन पर एक्शन हो सके। सेक्टर 121 में पुलिस अब पूरे इलाके में दुकानों को बंद करा रही है। बालकनी में खड़े लोगों को हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स इलाके में तैनात है ताकि कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना कर सके। सेक्टर 121 में हुई पत्थरबाजी के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कराई जा रही हैं। जो लोग बालकनी में खड़े हैं, अपनी अपनी छतों पर खड़े हैं, उन्हें जो है घर के अंदर जाने के लिए यहां पर पुलिस कह रही है। दरअसल अब से कुछ देर पहले नोएडा के सेक्टर 121 में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की जो गाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की गई, उसमें पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद अब तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो एंटी रॉयड गियर पहनकर इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार यहाँ पे तमाम जो दुकानें हैं वो बंद कराई जा रही हैं। और आप देखें, ये तमाम बालकनी में जो लोग खड़े हैं, छतों पर जो लोग खड़े हैं, उनको भी अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल जो मजदूरों का पूरा प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर जो है तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे थे और अब जो है भीड़ को जो है तितर बितर किया जा रहा है। हल्का फुल्का बल का प्रयोग करते हुए तमाम लोगों को जो है सड़कें और गलियां खाली करने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल लगातार नोएडा में इसी तरह की जो छुटपुट अभी हिंसक घटनाएं हैं वो हो रही हैं। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं तमाम मजदूरों को ये भी कह दिया गया है कि उनकी अधिकतर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं उसमें असामाजिक तत्व जो उपद्रवी हैं और माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस और पुलिस की गाड़ियों में पर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको ध्यान में रखते हुए 15 कंपनियां जो हैं पीएसी की और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ जो जिले के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वहीं लोग भी जो है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से कोई भ्रामक खबर पर ध्यान ना दें, कोई भी ऐसा पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे कि तनाव जैसा माहौल बने। फिलहाल तमाम जो ये गलियां हैं, जो सड़कें हैं, इनको खाली कराया जा रहा है। जहां पर इस वक्त हम मौजूद है यहीं पर ही जो है इससे कुछ देर पहले पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई थी। नोएडा के कई इलाकों में पुलिस पहरेदारी कर रही है। पुलिस का दस्ता फ्लैग मार्च कर रहा है। सेक्टर 121 में हिंसा के बाद पुलिस सड़क पर है और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रही है। सेक्टर 70 में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि कोई भी उपद्रव ना कर सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार पुलिस गश्त कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है ताकि कोई भी उपद्रवी गलियों से बाहर निकलकर सड़कों पर आकर प्रदर्शन ना करे। और नोएडा से मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, इस वक्त क्या सिचुएशन है? कुछ देर पहले वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहा था, पत्थरबाजी भी हो रही थी, अभी फिलहाल क्या माहौल है? सिचुएशन बताइए। देखिए गौनिका, अभी स्थिति सामान्य है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से अब नॉर्मल जो है वो यहाँ पर चीजें शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरीके से ये कियो काउंटी सोसाइटी है उसके बाहर ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। बस तोड़ी गई थी जिसके अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे और उसके बाद यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस बल प्रयोग करती है। उसके बाद कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब से जो 2 से ढाई घंटे पहले की स्थिति थी अब उससे बिल्कुल अलग है। स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। आप देखेंगे सामने ये गाँव है जहां से भीड़ आई थी और अभी आप देखेंगे कि दूर दूर तक जो दुकानें हालांकि बंद है क्योंकि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस की बस तोड़ी जाती है। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। आप देखेंगे सामने फल फ्रूट्स की दुकान जो है वो भी यहां पर लग चुकी है। तो अभी जिस तरीके से पथराव हुआ पुलिस के ऊपर, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो यहां पर सामान्य होती जा रही है। जो पुलिस के टॉप सोर्सेज है नोएडा में गौनिका, उनका यह कहना है कि उनको यह जानकारी मिली है कि इसमें जो पथराव पुलिस के ऊपर किया इसमें कई बाहरी लोग शामिल थे, वो यहां से फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है, कौन ये लोग थे, कहां से आए थे, ये तमाम तफ्तीश है जो पुलिस को करनी है। अभी पुलिस की पहली प्रायोरिटी यही थी कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले के अंदर केस दर्ज कर रही है, जिसके बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप बने, कौन कौन लोग उसके अंदर जुड़े, कैसे एक तरीके से भीड़ पूरी आती है और पुलिस के ऊपर हमला करती है जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो पूरी तफ्तीश है जो पुलिस को करनी है। अभी 30 से 40 लोगों को पुलिस ने यहां से डिटेन किया था, अभी कुछ और लोग यहां से डिटेन होंगे। निश्चित रूप से कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले के अंदर होगी और कैसे ये पूरी साजिश फैली, कैसे जो भीड़ है वो गांव से निकलकर सड़कों पर आई, कैसे पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, ये तमाम तफ्तीश है
जो पुलिस को करनी है, लेकिन पुलिस की पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की थी। अब स्थिति यहाँ पर सामान्य हो चुकी है। अब निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की आगे बढ़ेगी और कई और लोगों की गिरफ्तारी लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है कि साजिश का अगर एंगल है तो कौन है वो लोग जिसने साजिश रची है। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की जा रही है लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। अमित, लेकिन जो मांग थी लोगों की वो की सैलरी बढ़ाई जाए, 1 से 3 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब क्या मांगे हैं? आपकी कुछ लोगों से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? क्या अभी ज्यादा सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? कुछ और मांगे जो लगभग 5 मांगे रखी गई थी, क्या उन पर अभी अड़े हुए हैं? अभी क्या सिचुएशन उन लोगों की है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए गोनिका, यहाँ समझना होगा कि यहाँ पर जो पूरी घटना हुई है, जैसा अतुल भी बता रहे थे आपको और साथ ही कुमार सोनू भी बता रहे थे, दरअसल यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि ये जो मामला है ये फैक्ट्री के मजदूरों का नहीं है, ये मामला है मेड्स का। जो मेड्स यहाँ पर हाउसिंग जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में काम करती हैं, उनका यह मानना है कि जैसे उनको पता लगा कि मजदूरों की सैलरी बढ़ाई गई है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनकी सैलरी बढ़ी, तो तमाम जो मेड्स है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर सोसाइटी के गेट के बाहर इकट्ठा हुई थी। उनका मानना था कि उनकी भी पगार बढ़ाई जाए और हर साल वो बढ़ाई जाए। अब इसी दौरान बताया जा रहा है कि एक महिला के ऊपर पुलिस ने लाठी चला दी, जो भी बहस हुई होगी उस दौरान, और उसके बाद वो महिला बताया कि प्रेग्नेंट थी, ठीक है। उसके बाद फिर उनके बीच बताया जा रहा है कि ये मामला और गर्मा गया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स का नहीं है, ये मेड्स को लेकर मामला है जो अपनी ये बढ़ाने जा रहे थे। लेकिन मेरे साथ कुछ गांव के लोग मिले, जो गांव के, एक बार आप लोग साथ में आएगा, जिनके यहाँ पर मकान है और इनके मकानों में ही ये तमाम जो मेड्स हैं और जो लोग यहाँ काम कर रहे रहते हैं, इनकी एक अलग चिंता यहाँ पर नजर निकल के आई है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपका नजरिया समझना चाहते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह हुआ क्या था, क्या हुआ? आज हम लोगों को पता लगा कि सेक्टर 121 जो मेन गेट है उस पर कुछ झगड़ा हुआ है। हम लोग चल के आए तो देखा जो लोग किराए पे रहते हैं यहाँ पे हमारे गांव में, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है जी। और एक बड़ी संख्या में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और पुलिस और इनका दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद अभी तो शांति है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि बात बता रहे हैं कल फैक्ट्रीज के जो मजदूर है उनका प्रोटेस्ट हुआ था और आज जैसे आप बता रहे हैं आपके लोगों से बात हुई कि मेड्स का भी, उनका भी कहना है कि उनकी भी पगार हर साल बढ़ा दी जाए। कुमार सोनू भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार सोनू, ये पूरा साजिश का एंगल अब सामने आ रहा है, योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है कि एक एक को चुनकर जो भी इस साजिश में शामिल था उनकी सीसीटीवी के जरिए पहचान की जाए, अलग अलग मोबाइल वीडियोस के जरिए पहचान की जाए और किसी को बख्शा नहीं जाए और हर्जाना उनसे ही वसूला जाए जिन्होंने नुकसान किया। देखिए गोनिका, ये तो तय हो चुका है कि इसमें जो है पहले से ही प्री प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है, खासतौर पर मजदूरों को जो है वो उनकी सैलरी को लेकर किस तरीके से सड़कों पर लेके आना है, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया गया। पहली बात। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुपों के जो QR कोड थे वो अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग फैक्ट्रियों के लोगों को जो है शेयर किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उन ग्रुपों में जुड़ सके, मैसेज उन तक क्लियर हो सके। इसके साथ साथ 24 घंटे पहले जो है कई सारे जो है ट्विटर हैंडल या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वो जनरेट किए गए, क्रिएट किए गए और उसके बाद वहाँ से जो है खबरों को फैलाया गया। इसके अलावा लोगों को जो है लगातार हिंसा के लिए उकसाया गया। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। खासतौर पर 350 के करीब अभी तक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है नोएडा हिंसा मामले में। आज दूसरा दिन है और आज भी छोटी मोटी कुछ घटनाएं जो हैं देखने को मिली, हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ये एक राहत की बात रही, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि, और शासन ने भी ये साफ कर दिया है कि जो भी लोग सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भरपाई भी वही लोग करेंगे। अब उन उपद्रवियों की पहचान होगी कैसे, ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद जो मोबाइल वीडियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनके जरिए जो है पहचान की जाएगी। पुलिस भी जो है मोबाइल वीडियो के जरिए उनकी पहचान करेगी। इसके साथ साथ जहां पर भी पुलिस का एक्शन होता है या फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है वहां पर जो है पुलिस के साथ एक उनका अपना हैंडीकैम भी लेकर जो है सोनू अलग अलग तरीकों से पहचान की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से ये पूरी साजिश की गई नोएडा, शांत नोएडा को भड़काने की, इस समय देखना होगा कि किन किन की गिरफ्तारियां होती है और क्या क्या इस पूरी जांच पे आगे सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।